नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे होंठ के बारे में। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज़ चल रही है ये। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा मुंह से शुरू होता है, सबसे पहले आते हैं हमारे होंठ। होंठ में हम जानेंगे कि इस पर सर्दी गर्मी सहने के लिए सेल्स होती हैं। ऊपर के जो होंठ होते हैं वो बर्फ़ लगने से कोल्ड सर्दी हो जाती है और गला ख़राब हो जाता है। होंठ का जो फटना होता है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। इसकी निशानी है B6, हमारे विटामिन B6 कम होता है। जिसे ठीक करने के लिए पाचन और अवशोषण का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ठीक होगा तभी हमारे विटामिन B6 पूरा होगा और हमारे होंठ नहीं फटेंगे। आजकल शरीर में कई विटामिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गोलियां दी जाती हैं। याद रहे कि गोलियों से हमें तभी आराम मिलेगा जब हमारा पेट और आंतें कार्य को ठीक से कर पाएंगी। अगर पाचन संस्थान ठीक हो तो दूध साग सब्जियों से भी विटामिन हमें पूरा मिल सकता है। हम दूध और साग सब्जियां और अपना भोजन सही से लेंगे और वो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, तो हमें विटामिन की कोई कमी नहीं आएगी। अब हम जानेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है हमारा दांत। हमारे मुंह होंठ के बाद हमारे दांत। उसके बाद दांत में क्या जानते हैं आगे। पहले ज़माने के लोग दातून तथा उंगलियों का उपयोग करते थे। दातून या उंगलियों का उपयोग करते थे जो उनकी मसूड़ों को मजबूत रखता था। मसूड़ों की मजबूती के लिए बचपन से ही रोज़ उंगली से दबा दबाकर अगर हम मसाज करें तो इससे हमारे दांत और मसूड़े मजबूत रहते हैं। इससे दांत और मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाएगा और आसपास की मांसपेशियां स्वस्थ और मजबूत होंगी। आसपास की मांसपेशियां मजबूत होंगी, मसूड़े स्वस्थ होंगे। युवावस्था में जो विजडम टूथ यानी कि अक्कल दाढ़ कहते हैं, निकलते समय उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आजकल शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी सभी ब्रश और टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जिससे मसूड़ों की मजबूती रहती नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में लोगों के अक्सर 28 ही दांत होंगे। अगर किसी के 32 दांत हुए भी तो उन्हें बोर या ड्रिलिंग करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर हमारे धंसे हुए होंगे मसूड़ों में। इनकी सलाह है कि अगर गुरुजी की सलाह है कि अगर दातून का उपयोग ना कर सके तो बेहतर है कि कोई अच्छा सा मंजन यानी कि टूथ पाउडर ले और जो ये हमारी मध्यम उंगली है उससे पाउडर को लगाकर मसूड़ों की खूब मालिश करें। लोग अक्सर अंगूठों के बाजू की पहली उंगली से, ये जो हमारी पहली उंगली है, इससे दांत साफ करते हैं, जबकि मध्यम उंगली से करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस उंगली का दांतों का मिट्टी से संबंध होता है। आजकल बहुत ही कम उम्र में बच्चों को दांतों की प्रॉब्लम आने लगी है। यही कारण है कि रोज़ उंगलियों से मसूड़ों की मालिश नहीं की जाती, इसीलिए उनके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि दांतों के लिए नीम बहुत ही बढ़िया है। हल्दी पाउडर, यह भी लिखा है कि हल्दी में कीटाणुनाशक होती है हल्दी। अगर कोई नीम का पाउडर, त्रिफला चूर्ण और हल्दी पाउडर समान मात्रा में मिलाकर रख ले और बचपन से ही इसी मिश्रण से दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले, दांतों और मसूड़ों की अच्छे से मालिश करें तो मरते दम तक दांत ना कभी गिरेंगे और ना ही उनमें कीड़े पड़ेंगे। अगर दांत हिल रहे हैं तो इसी हल्दी और नीम के जो मिक्स हमने बनाया पाउडर का, इसके साथ थोड़ी सी एलम यानी कि फिटकरी का पाउडर लें और 2-4 बार मालिश करने के बाद हिलना एकदम बंद हो जाएगा। हमारे जो दांत हिल रहे होते हैं तो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और दांत निकलने की नौबत ही नहीं आएगी। और जब तक आप रोज़ 2 वक्त इस मिश्रण से दांतों का मंजन करते रहेंगे
दांतों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यह आयुर्वेद का शर्तिया इलाज है। फिर आगे हम जानेंगे ज़बान यानी जीभ के बारे में। जीभ के बारे में जानेंगे हम। तो हम स्वाद के चक्कर में बहुत कुछ गलत खा जाते हैं। तो ये हमारा जीभ का सबसे मेन काम है, हमें टेस्ट, हम जो भी कुछ खाते हैं उसका टेस्ट महसूस करवाना, ठीक है। और जीभ की वजह से हमारा पेट भी ख़राब हो जाता है अगर हम स्वाद के चक्कर में गलत खाना खा लेते हैं। तो अगर हमें लंबा जीना है तो ज़बान का कहा कभी नहीं मानना। ज़बान के पिछले भाग में हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ज़बान के पिछले भाग में हमारे टेस्ट या बर्ड्स यानी कि स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके द्वारा खाने का टेस्ट, स्वाद मालूम पड़ता है। उनकी आयु 10 दिन की होती है। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी आयु 10 दिन की होती है। इनके सेल्स हर 10 दिन में बदलते रहते हैं। अगर दवाई से या किसी अन्य कारण से यह सेल्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या स्वाद नहीं आ रहा होता हमें किसी कारण, तो वो स्वाद 10 दिन में नए सेल्स बनने के बाद आने लग जाएगा। अगर अलग अलग जगहों पर मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा स्वाद का पता चलता है हमें जीभ से। तो जीभ के अंग यानी सामने के जो नोकीला भाग होता है उसमें हमें मीठे का स्वाद पता चलता है, ठीक है। ठीक पीछे हमें नोकीले भाग से थोड़ा पीछे जाके हमें नमकीन का अनुभव होता है। उसके बाद हमें दोनों साइड्स पे हमें खट्टे का पता चलता है। उसके जब हमारी जहाँ जीभ ख़त्म हो रही होती है वहाँ पर हमें कड़वेपन का स्वाद का पता चलता है। तो जीभ पर अलग अलग नर्व्स कार्य करती हैं, यानी अपना प्रभाव डालती हैं। जीभ का सही हलचल का कार्य है क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 12 से ठंडा, गर्म, स्पर्श और दर्दों का एहसास होता है। क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो हमारी नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 5 से स्वाद का एहसास होता है। क्रेनियल नर्व नंबर 7 और 9 से ज़बान की आखिरी भाग में क्रेनियल नर्व नंबर 11 और 12 भी काम करती है। जो हमारा जीभ का रंग है वो हमेशा साफ़ और गुलाबी रहना चाहिए। जो जीभ का गंदा सफ़ेद पीला होना या फर, रोम जैसी एक परत उस पर होना, ये बताता है कि हमारा पेट और मुख्य रूप से लीवर ठीक नहीं है। कुछ लोगों की जीभ पर थोड़े हल्के हल्के से बाल से होते हैं, रोए से होते हैं, तो यानी कि त्वचा कहीं कहीं निकली हुई होती है, उखड़ रही होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जियोग्राफिकल टंग कहते हैं। जियोग्राफिकल टंग ये दवाइयों से ठीक नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्तियों को मध्यम या पतला मोशन आता है, मल हमारा पतला आता है उसमें, और उन्हें हमेशा कमज़ोरी रहती है क्योंकि खाना पचता नहीं। ऐसे रोगियों को हमेशा वीकनेस रहती है, खाना ढंग से पचता नहीं। उन्हें मोशन ठीक करने के लिए उल्टा नॉर्मल फार्मूला, यानी कि जो हमारा न्यूरोथेरेपी का फार्मूला है, उल्टा नॉर्मल फार्मूला देने के बाद उन्हें इस और कई अन्य उपचार, कंडीशन के हिसाब से कई अन्य उपचार ऐड करके हम इस कंडीशन को न्यूरोथेरेपिस्ट ठीक करते हैं, तो पेशेंट को आराम आता है। तो ज़बान का जो काला होना, जो जीभ में कुछ जगह पर काले धब्बे दिखते हैं, ये बताते हैं कि उस व्यक्ति के पेट या आंतों में टॉक्सिन्स, कोई अनावश्यक चीज़ों की जमावट हो गई है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। वो वेस्ट प्रोडक्ट, अनावश्यक चीज़ें वो हमारी बॉडी में है, टॉक्सिन्स है। विटामिन B12 और नियासिन की कमी है, ठीक है। जो हमारे ब्लैक धब्बे होते हैं ये क्या है? हमारा B12 की और नियासिन की कमी को दर्शाता है। इससे क्या कहते हैं? इस रोग को प्लेग्रा कहते हैं, प्लेग्रा। ये चीज़ें ज़्यादा देर तक शरीर में रहने से शरीर के लिए जहर बन जाती हैं। अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट हमारे गंदगी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी तो वो हमारे लिए पॉइजन बन जाएगी। यह कारों में ये दवाइयों इमरजेंसी कंडीशन में हमें विटामिन B12 डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। जो हम न्यूरोथेरेपी में एलिमेंटी में पहले
यूडीएफ और एक HCl फार्मूला होता है। यूडीएफ यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, ठीक है। यूडीएफ फार्मूला देते हैं, HCl फार्मूला, और उसके बाद प्योर फॉलिक ब्लैक या फिर लार्ज फॉलिक ब्लैक, ये फार्मूला हम न्यूरोथेरेपी में देते हैं। तो उससे हमारा जो ज़बान का कालापन है वो कम होने लगता है, बॉडी में विटामिन B12 बनने लगता है और रोगी को आराम मिलता है। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर जो कालापन होता है, जो हमारा जैसे किसी का रंग गोरा है लेकिन तब भी उसके फेस पर सांवलापन सा दिख रहा है, यानी कि मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा है, झाइयाँ दिख रही हैं, तो इसका मतलब उसमें B12 की कमी है, पिगमेंटेशन हो गया है चेहरे पर। तो हम इस फार्मूले से उसको आराम दे सकते हैं, उसको मतलब उसकी झाइयाँ कम होंगी, उसका डाइजेशन जब इम्प्रूव होगा, विटामिन B12 उसकी बॉडी को मिलेगा और हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाने लगेंगे, वो ढंग से डाइजेस्ट होंगी, कालापन दोबारा फिर उनके फेस पर नहीं आएगा, ठीक है, और उनका फेस साफ़ हो जाएगा और B12 भी उनके शरीर में पूरा हो जाएगा। फिर आगे हम जानेंगे लार के बारे में। जो हमारी लार होती है, हमारी जो जीभ है उसके नीचे दोनों तरफ दांत और गालों के बीच में कुछ लार निकलने के छिद्र हैं, ठीक है, जहाँ से लार निकलती रहती है। तो लार की ग्रंथियाँ ये हमारे मुंह में होती हैं, ठीक है, दांतों और गालों के साथ। तो मुंह के अंदर 3 जोड़ी ग्लैंड्स हैं। 24 घंटे में 1.5 लीटर तक स्लाइवा, 1.5 लीटर स्लाइवा जो हमारी लार है वो हमारे मुंह में बन जाती है और पेट में जाती रहती है। ये जो ग्लैंड्स है खाना खाते समय ही नहीं बल्कि खाने का ध्यान या खाने की खुशबू मात्र से स्लाइवा बनाना शुरू कर देती है। जैसे कि हमारे किचन में खाना पक रहा होता है तो उसकी महक से ही हमारे मुंह में लार बनना शुरू हो जाती है। तो इन ग्रंथियों, इन तीनों जो ग्लैंड्स हैं, ये तीनों ग्लैंड्स, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कान और पिछली दाढ़ों के बीच में स्थित होती है, यानी कि इधर के एरिया में स्थित होती है, कान और दाढ़ के बीच में, इधर अंदर, ठीक है, मुंह के अंदर। ये होती हैं हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं इधर, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। इनका नियंत्रण 9 नंबर की क्रेनियल नर्व करती है। इसे उकसाने के लिए 9 मेडुला देते हैं हम न्यूरोथेरेपी में, 9 मेडुला देते हैं, ठीक है। जैसे कि 9 मेडुला कैसे देंगे, हम अपने हाथ में थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे या लोशन, मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ लगा के हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड करेंगे, उसके बाद फिर राइट साइड करेंगे, ठीक है। उंगली से कर सकते हैं, अंगूठे से कर सकते हैं। तो 9 मेडुला यानी कि हमें 18 बार करना है। ये पेयर में 1 गिना जाता है, 2 करेंगे तो यानी 1 गिना जाएगा। तो 9 मेडुला यानी कि 18 बार, 18 बार करने से यानी कि 9 मेडुला देने से ये लार हमारे मुंह में बनने लगती है। ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये हमने उंगली से करा, ये वाली यानी कान के नीचे से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग होता है, इसके ऊपर करते हैं इनको हम, इस पॉइंट को 9 मेडुला बोलते हैं। तो इसको हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ 18 बार करा वैसे हम इधर भी 18 बार करते हैं। तो ये हमारा 9 मेडुला पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारी लार ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए होता है न्यूरोथेरेपी में। अगर इन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, अगर हमारी लार ग्रंथियों में स्वेलिंग आ गई है तो उससे मम्स की बीमारी हो जाती है, इधर फूला फूला सा हो जाता है, तो ये मम्स की बीमारी होती है। फिर दूसरी जोड़ी जो जुबान के नीचे होती है, हमारी जीभ के नीचे दूसरी जोड़ी होती है, उसे कहते हैं हम सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरी गालों के नीचे होती है, तीसरी। मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन इनका स्राव भी जीभ के नीचे के छिद्रों से ही निकलता है।
इन तीनों ग्रंथियों का ब्लड सप्लाई गर्दन के बाजू में स्थित एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज, यहाँ हमारी कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। तो इन तीनों ग्रंथियों का ब्लड सप्लाई गर्दन के बाजू में स्थित एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नामक नलिका की शाखाओं द्वारा होता है। और इनको उकसाने का जो हमारा न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है वो है टाइलिन ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमारी ये वाली लार ग्रंथियों को हम एक्टिवेट करते हैं। लार में कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमने नीचे पढ़ेंगे और आगे जानेंगे, ठीक है। इनमें मुख्य हैं टाइलिन नामक केमिकल जो पैनक्रियाज को मीठे चीज़ों को पचाने में मदद करता है। जो हम मीठा जो भी खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है टाइलिन केमिकल, ठीक है। टाइलिन के अलावा सलाइवा में 3 निम्न चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा लाइसोसोम्स होता है। टाइलिन के अलावा सलाइवा में इम्यूनोग्लोबुलिन और लाइसोसोम्स होते हैं जो हमारी बाहरी कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। कुछ भी हमारा मुंह में कुछ हवा या पानी या खाने के थ्रू जो भी बैक्टीरिया आते हैं, सबसे पहले हमारे मुंह के लाइसोसोम्स और इम्यूनोग्लोबुलिन उनसे लड़ते हैं और हमारी रक्षा करते हैं उन कीटाणुओं से। तो कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी लार में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ कट वट जाता है तो हम अपनी उसमें लार लगाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होने से क्या होता है, ब्लड को रुकने में मदद मिलती है। यही कारण है कि जब उंगली कट जाती है, जब हमारे उंगली में कोई कट पड़ जाता है, जैसे हम सब्ज़ी काट रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे कि उसको हम मुंह में डाल के उसको चूसने लगते थे, तो रक्त का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, जो हमारा खून बह रहा होता है वो रुक जाता है, क्योंकि उसका जो लार में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो उसको ब्लड को रोक देता है। तो इसके अलावा लार में हमारे सोडियम भी होता है। सोडियम होता है जो मीठी चीज़ों को पचाने में टाइलिन की मदद करता है। जब हम मीठी चीज़ें खाते हैं जो हमारी लार में सोडियम होता है वो मदद करता है। भोजन का हर मीठा तत्व पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। जो भी हम मीठा खाएंगे वो आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इसी ग्लूकोज से शरीर के हर सेल्स को अपनी काम करने के लिए ऊर्जा और एनर्जी मिलती है। जब शुगर और ऑक्सीजन मिलती है तो सेल्स के अंदर जाएगी और तभी हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे हम भारी वज़न उठा पाएंगे, कोई भी भारी वज़न उठाना इत्यादि काम कर सकते हैं। सेल्स की ज़रूरत पूरी होने के बाद ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको गाढ़ा करके लीवर में मसल्स में रख दिया जाता है। अगर कुछ हम ज़्यादा ही मीठा खाते हैं तो क्या होता है, वो ग्लूकोज गाढ़ा करके लीवर में मसल्स में स्टोर करके रख दिया जाता है। इसके बाद भी कुछ बच गया तो लीवर उसे फैट्स के रूप में एडिपोज टिश्यू के रूप में अंदर रख लेता है। ग्लूकोज का गाढ़ा किया हुआ रूप को क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारी स्टोर किया जाता है। अगर हम ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टोर करके रख लेता है, और जब शरीर को ज़रूरत होती है इसकी तो ये उसी में से उपयोग करता है। इधर एक और गौर करने वाली बात है कि कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि हम तली हुई चीज़ें या फैट्स इत्यादि नहीं खाते, सिर्फ दाल चावल और 1-2 चपाती खाते हैं, फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण होता है? अगर हमें मोटापे से बचना है तो हमें उतनी मात्रा में भोजन लेना चाहिए जो उस दिन के शारीरिक कार्य की ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त है। हमें जितनी ज़रूरत है हमारे शरीर के दैनिक कार्यों के हिसाब से हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए, नहीं तो वो बच जाता है। चाहे वो दाल चावल हो, प्रोटीन, फैट्स, उन सभी को लीवर फैट बनाकर एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर लेता है। यही कारण है कि जो ऑफिस में टेबल पर बैठकर काम करते हैं वे 1-2 चपाती खाने के बाद भी मोटे होते हैं,
पर उन्हें हर वक्त थकान की शिकायत रहती है कि वो थका हुआ महसूस करते हैं। जबकि जो खेत में भारी भरकम काम कर रहे हैं किसान, वो 8-10 रोटी खाने के बाद भी दुबला पतला और चुस्त रहते हैं। एडिपोज टिश्यू फैट्स को स्टोर करने वाले सेल्स में बने टिश्यू को कहते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? फैट्स को स्टोर करते हैं। फैट्स को स्टोर करने वाले सेल्स से बने टिश्यू को एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जो शरीर में खास तौर से हमारी जो कमर है और नाभि है, इसके आसपास या और पृष्ठ भाग में फैले हुए हैं। पूना के एक उरोली कांचन में एक निसर्ग उपचार केंद्र है, ठीक है, जिसमें एक बोर्ड पर लिखा था कि एक चपाती इतनी एनर्जी है कि उसे पचाने के लिए 45 मिनट स्विमिंग करना है। जो लोग भारी कामकाज नहीं करते, उनको चाय, कॉफ़ी, फल इत्यादि में ही आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर उन्हें ज़्यादा चावल चपाती खाने की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान देने के विषय है कि वैसे ही त्योहारों के दिनों में मिठाई खाने का अवसर है, उस दिन चावल चपाती त्यागने के अलावा चाय कॉफ़ी की जगह नींबू शरबत या अन्य कोई नमकीन पेय लें, तो भर पेट मिठाई खाने के बावजूद शुगर का बैलेंस रहेगा। अगर आप शुगर ले रहे हैं तो इसका मतलब साथ में हमें नमकीन भी लेना पड़ेगा, नमकीन चीज़ें, तभी हमारा जो शुगर है वो डाइजेस्ट हो पाएगा, ठीक है। मोटे होने और डायबिटीज़ के आसार से हम ऐसे बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।